अस्सलामुअलैकुम। मिस्टर एंड मिसेस माइकल को अपने घर की सफाई सुथराई के लिए किसी मुलाजमा की तलाश थी। यह मोहम्मद जोड़ा अमेरिका के शहर शिकागो में रहता था और बेऔलाद था। बिला आखिर बहुत दिनों की तलाश के बाद मिस्टर माइकल को अपने दोस्त के तवसत से घर के लिए एक मुलाजमा मिल गई जिसका नाम मार्गरीटा था। मार्गरीटा खूबरू जवासाल लड़की थी जो यतीम होने के साथ गरीब भी थी, लिहाजा उसने मोहम्मद जोड़े के घर काम करने को तरजीह दी क्योंकि पेट का दोज़ख भरने के लिए उसे काम की सख्त ज़रूरत थी। मोहम्मद जोड़े ने अपनी तरफ से मार्गरीटा की तसल्ली की और मुतमईन होकर उसे अपने घर की सफाई सुथराई का काम सौंप दिया। मिस्टर माइकल की बीवी को गुड़ियों का बेहद शौक था। इसी शौक की बिना पर उनके घर का एक मुकम्मल कमरा गुड़ियों से भरा पड़ा था। हर किस्म की नई और पुरानी तर्ज की गुड़ियां जमा करना मिसेस माइकल का शौक ही नहीं बल्कि जुनून था। चूंकि वो बेऔलाद थीं, लिहाजा गुड़ियों को अपने बच्चे समझकर उनका बहुत ख्याल रखती थीं। मार्गरीटा का काम घर की सफाई सुथराई के अलावा गुड़ियों को हफ्ते में एक बार साफ सुथरा करने का भी था। मिसेस माइकल ने मार्गरीटा को अच्छी तरह समझा दिया था कि वो गुड़ियों का खास ख्याल रखे और उनकी सफाई सुथराई में कोई कोताही ना बरते। मार्गरीटा ने सादतमंदी से उनके हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। मार्गरीटा को गुड़ियों से बेइंतहा नफरत थी। क्यों नफरत थी वो खुद नहीं जानती थी। पहले पहल ये नफरत सिर्फ खौफ तक महदूद थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मार्गरीटा का गुड़ियों से खौफ नफरत में तब्दील हो गया। गुड़ियों को देखते ही मार्गरीटा पर कोई जुनून तारी होने लगता था। उसे गुड़ियों से खौफ के साथ घिन आती थी। गुड़ियों से इतनी नफरत शायद वो पैदाइश के वक्त से साथ लेकर आई थी, इसीलिए तो वो कभी बचपन में भी गुड़ियों के साथ नहीं खेली थी। बचपन का वो सुनहरी दौर जब बच्चियां बड़े शौक से गुड़ियों के बाल बनाती हैं, उन्हें कपड़े पहनाती हैं, ये सब मार्गरीटा ने कभी नहीं किया था। उसने आज तक किसी गुड़िया को हाथ भी नहीं लगाया था। गोया अगर उसने किसी गुड़िया को हाथ लगा दिया तो किसी बड़ी आफत का अंदेशा हो जाएगा। मगर अब जबकि वो गरीब थी और यतीम भी, लिहाजा पैसा कमाने के लिए उसे ये नौकरी कबूल करनी ही पड़ी। मार्गरीटा का बचपन और लड़कपन यतीम खाने में गुजरा, जो उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। वो किसके गुनाहों की निशानी थी ये वो नहीं जानती थी। क्यों और कौन उसे यतीम खाने में फेंक गया वो कुछ नहीं जानती थी। ना ही उसने कभी इन सवालों के झंझट में खुद को डालने की कोशिश की थी। दिन गुजरते रहे और इन तमाम दिनों में मिस्टर एंड मिसेस माइकल को मार्गरीटा ने किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। वो दोनों मार्गरीटा से खुश थे और मार्गरीटा भी उनके घर काम करके मुतमईन थी, क्योंकि मोहम्मद जोड़ा उसे अच्छी तनख्वाह देता था, जिसकी वजह से उसका अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। आज पूरा एक हफ्ता हो गया था, जिसका मतलब था कि गुड़ियों को साफ करने का दिन आ गया था। चुनाचे मार्गरीटा उस कमरे में आई जहां पर हर किस्म की बेशुमार गुड़ियां शेल्फ्स पर आवेजा थी। गुड़ियों को देखते ही मार्गरीटा का मूड ऑफ हो गया। उसने नफरत भरी निगाह गुड़ियों पर डाली और एक गहरी सांस खारिज करके लम्हे भर के लिए गुड़ियों के मुतालिक उन तमाम बातों को अपने जहन से झटक दिया जो वो गुड़ियों के मुतालिक सोचती थी। मार्गरीटा एक कपड़े की मदद से गुड़ियों पर लगी गर्द साफ करने लगी। सिर्फ पैसे के लिए मार्गरीटा अपने दिल पर पत्थर रखकर गुड़ियों की सफाई सुथराई बर्दाश्त कर रही थी, वरना वो हाथ लगाना तो दरकनार किसी गुड़िया को गौर से देखना भी गवारा नहीं करती थी। आज जिंदगी में पहली मर्तबा डरते डरते मार्गरीटा ने गुड़ियों को हाथ लगाया। इससे पहले ऐसा कभी इत्तफाक भी नहीं हुआ था। गुड़ियों से खौफ मार्गरीटा का बेजा भी नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों ने गुड़ियों के मुतालिक बहुत सी अजीबोगरीब बातें मंसूब कर रखी थी। मिसाल के तौर पर गुड़ियों के अंदर आसेब, जिन्नात या फिर इंसानी रूह समा जाती है, वगैरह वगैरह। ऐसी और बहुत सी बातें जिन्हें लेकर फिल्म बनाने वालों ने भी बढ़ चढ़ कर कामयाब फिल्में बनाई हैं। किस्मत के खेल भी निराले हैं। कुदरत ने मार्गरीटा को उसी जगह से रोजी अता की जिसके बारे में मार्गरीटा ने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही सोच सकती थी कि वो एक दिन गुड़ियों को साफ करने के इवज पैसा कमाएगी।
जिनसे उसे बेइंतहा वहशत होती थी। यूं ही बारी बारी एक एक गुड़िया को साफ करते करते मार्गरीटा एक ऐसी गुड़िया के पास आई जो दूसरी गुड़ियों से बिल्कुल अलग और अजीब थी। मार्गरीटा पहले तो कुछ लम्हे बड़े गौर से उस गुड़िया को देखती रही जो शेल्फ पर बेहिसो हरकत सामने की जानिब आंखें खोले बैठी थी। मार्गरीटा ने हिम्मत करके उस गुड़िया को उठा ही लिया। गुड़िया के सुनहरी बाल थे और नीली आंखें थीं जो सीधा मार्गरीटा की आंखों में झांक रही थीं और मुंह हंसने के से अंदाज में थोड़ा सा खुला हुआ था। काफी देर उस अजीब गुड़िया को यूं ही देखने के बाद मार्गरीटा उसे उलट पलट कर देखने लगी कि फिर मार्गरीटा की नजर गुड़िया के पुष्ट पर लगे बटन पर गई, जिसे देखते ही मार्गरीटा समझ गई कि ये गुड़िया महज आम गुड़ियों की तरह नहीं बल्कि बोलने वाली गुड़िया है जो यकीनन सेल से चलती है। मार्गरीटा में दिलचस्पी बढ़ी। उसने गुड़िया की पुष्ट पर लगा बटन दबा दिया, जिसके दबते ही वो गुड़िया बच्चों की सी आवाज में बोली, हेलो। गुड़िया के लब हिले और गोल मटोल नीली आंखें इधर उधर घूमकर साकित हो गईं। मार्गरीटा ने गुड़िया की पुष्ट पर लगा बटन एक बार फिर दबा दिया। मैं अपनी मामा से बहुत प्यार करती हूँ, गुड़िया बच्चों की सी आवाज में कहकर एक बार फिर बेहिसो हरकत हो गई। मार्गरीटा ने बगैर किसी तासुर के उस बोलती गुड़िया को साफ करके वापस उसे जगह पर रख दिया। उसे इस बोलती गुड़िया ने भी मुतासिर नहीं किया था। उसके नज़दीक मुअम्मर खातून किसी कदर बेवकूफ़ औरत थी जो इतनी उम्र हो जाने के बावजूद गुड़ियों का शौक रखती थी, लेकिन शौक का तो कोई मोल नहीं। इसी सोच के पेशे नज़र मार्गरीटा ने अपना सर झटका और उस मनहूस काम से जल्द फरागत पाने के लिए बाकी बची गुड़ियों को साफ करने की गर्ज से उनकी जानिब बढ़ गई। अगले चंद हफ्ते आराम सुकून से गुजर गए। आज फिर एक और हफ्ता आन वारिद हुआ, जिसका मतलब था गुड़ियों की सफाई सुथराई वाला दिन। मार्गरीटा हस्बे मामूल गुड़ियों के कमरे में आकर एक एक करके कपड़े से गुड़ियों पर लगी गर्दो गुबार साफ करने लगी। जब ही गलती से उसकी कोहनी शेल्फ पर पड़ी एक गुड़िया पर जा लगी जो धड़ाम से फर्श पर गिरकर किरची किरची हो गई। इस अचानक हादसे पर मार्गरीटा बौखला कर रह गई। वो इस हादसे के लिए तैयार नहीं थी। जो हुआ था महज एक गलती की वजह से हुआ था। मार्गरीटा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। गुड़िया के टूटने की आवाज़ मुअम्मर खातून ने अपने कमरे तक सुनी और ये जानने के लिए कि क्या हुआ है उस कमरे में आई जहां फर्श पर बिखरे हुए गुड़िया के टुकड़ों ने उसका इस्तकबाल किया। अपनी प्यारी गुड़िया को यूं फर्श पर बिखरा देखकर मुअम्मर खातून के चेहरे पर निहायत करब व अज़ियत के आसार नमूदार हुए, जिन्हें देखकर मार्गरीटा फौरन से पहले घबराकर टूटे हुए लफ्ज़ों में बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, ये सब गलती से हुआ है। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मार्गरीटा की बात सुनकर मुअम्मर खातून ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जिसे देखकर मार्गरीटा सहम कर रह गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि इनका खास ख्याल रखना, तो फिर ये सब कैसे हो गया? जी वो क्या जी? जब मैंने कहा था तुमसे तो तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुअम्मर खातून थाड़ी। मार्गरीटा खौफ ज़दा सी एक तरफ को सिमटी हुई खड़ी थी। मुअम्मर खातून का दिल चाह रहा था कि वो अभी उसी वक्त मार्गरीटा को चलता कर दे, मगर वो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि पहले ही उन्हें बड़ी मुश्किल से मार्गरीटा मिली थी। उसे खोकर उन्हें मज़ीद कई दिन नई मुलाजमा के लिए ख्वार होना पड़ता। इसलिए मुअम्मर खातून अपना गुस्सा जब्त करते हुए सख्त लहजे में बोली, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर इस नौकरी में रखूंगी, अगर तुम वादा करो कि आइंदा तुम पहले से भी ज्यादा गुड़ियों का खास ख्याल रखोगी। जी मैं वादा करती हूँ, आइंदा इनका पहले से भी ज्यादा बहुत ख्याल रखूंगी। आप बस मुझे माफ कर दें। मुअम्मर खातून ने नागवारी से मार्गरीटा को देखा और सख्त लहजे में फर्श पर बिखरे गुड़िया के टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, 1 मिनट से पहले पहले इन्हें साफ करो और अब जाओ यहाँ से, कल आ जाना। गुस्से से कहकर वो कमरे से निकल गई, जबकि मार्गरीटा वहीं खड़ी पेचोताब खाकर रह गई। उसे उस वक्त मुअम्मर खातून कितनी जहर लग रही थी ये वो और उसका खुदा ही जानते थे।
जो हुआ था महज एक हादसा था। इसमें मार्गरीटा की किसी भी तरह की साजिश का अमल दखल नहीं था, लेकिन फिर भी मोअम्मर खातून ने मार्गरीटा को महज एक गुड़िया की खातिर इस कदर जलील किया था कि मार्गरीटा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी इसी वक्त मोअम्मर खातून को जान से मार दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने नफरत भरी निगाह फर्श पर टूटी हुई गुड़िया पर डाली। उसका दिल मोअम्मर खातून से खराब सा हो गया था, इतना खराब हुआ कि वहीं खड़े खड़े नफरत में बदल गया, और देखते ही देखते नफरत ने इस कदर शिद्दत पकड़ी कि इंतकाम का रूप धार लिया। अब उसने मोअम्मर खातून से इंतकाम लेना था, अपनी बेइज्जती का इंतकाम। उसी इंतकाम के ज़ेरे असर उसके दिमाग ने एक शैतानी मंसूबा बनाया, जिसके आते ही मार्गरीटा के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। मार्गरीटा को उस मोअम्मर जोड़े के घर काम करते हुए कई हफ्ते गुजर गए थे, और उन तमाम हफ्तों में उसने कभी उस जोड़े को शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन आज महज एक गलती की वजह से मोअम्मर खातून ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया था। अब मार्गरीटा अपनी तौहीन का बदला हर हाल में लेना चाहती थी। अब उसे सिर्फ सही मौके की तलाश थी। उसे रह रह कर मोअम्मर खातून पर गुस्सा आ रहा था। वो मोअम्मर खातून को मार तो नहीं सकती थी, लेकिन उसको उसी के हथियार से तकलीफ पहुंचाना चाहती थी, जिस हथियार की खातिर मोअम्मर खातून ने उसे तकलीफ दी थी। अपने शैतानी मंसूबे की वजह से मार्गरीटा का गुस्सा ठंडा तो हो गया, मगर नफरत और इंतकाम हनूज बरकरार रहा। वो फर्श पर घुटनों के बल बैठकर झाड़ू और कचरा स्टैंड की मदद से गुड़िया की किरचियां साफ करने लगी। अगले दिन मार्गरीटा मोअम्मर जोड़े के घर अकेली थी। दोनों मियाँ बीवी फिल्म देखने सिनेमा गए हुए थे। मार्गरीटा का मूड आज भी बेहद खराब था। वो अभी तक अपने ऊपर गुजरी हुई ज्यादती को नहीं भुला पाई थी। उसने अपने दिल में मोअम्मर खातून के लिए बुग़्ज़ पाल लिया था। वो किसी भी कीमत पर उस खातून को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो इस वक्त किचन में बैठी मोअम्मर जोड़े की चॉकलेट्स खा रही थी, जब भी उसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आया, जिसके आते ही मार्गरीटा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए ये अच्छा मौका था। चुनाचे वो किचन से उठकर उस कमरे में आई जहां बेशुमार तादाद में रंग बिरंगी गुड़ियां शेल्फ्स पर आवेजा थीं। उनको देखते ही मार्गरीटा का खून खोल उठा। वो चलती हुई एक गुड़िया के पास आई और उसे हिम्मत करके उठा लिया। ब्राउन बालों और सब्ज आंखों वाली वो गुड़िया बहुत ही अजीब थी। बुढ़िया, तूने मुझे महज एक गुड़िया की खातिर इतना जलील किया। अब मैं तुझे बताऊंगी कि कोई भी चीज इंसानी जान से बढ़कर नहीं होती। मार्गरीटा ने खुद कलामी किसी अंदाज में कहा और पूरी कुव्वत से उस गुड़िया को फर्श पर दे मारा। फर्श पर गिरते ही गुड़िया के टुकड़े इधर उधर बिखर गए, जिस पर मार्गरीटा मुस्कुराने लगी। गुड़िया को तोड़कर उसे अजीब सी मुसरत का एहसास हुआ। उसकी किरचियों की आवाज पर उस पर अजीब सा नशा छा गया। उसकी आंखें नशीले अंदाज में भूचल होने लगीं। जिन गुड़ियों से उसे इस कदर नफरत थी, आज उसे तोड़कर मार्गरीटा को बेपनाह सरूर महसूस हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बरसों की प्यासी रूह को तस्कीन मिल गई हो। उसी लम्हे मार्गरीटा ने एक और गुड़िया को शेल्फ से उठाया और उसे देखते हुए नफरत से बुड़बुड़ाई। वो बुढ़िया तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, लेकिन मुझे तुम गुड़ियों से इतनी ही नफरत है। मार्गरीटा ने हकारत से कहा और इसके साथ ही उस गुड़िया को भी नफरत से फर्श पर दे मारा। गुड़िया की किरचियों की आवाज पर मार्गरीटा के जिस्म में सरूर की लहरें दौड़ने लगी। उसे ये सब करते हुए बेपनाह तस्कीन और खुशी महसूस हो रही थी। मार्गरीटा ने शेल्फ पर से फिर एक और गुड़िया उठाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मुझे इसी चीज की वजह से इतना जलील होना पड़ेगा, जिससे मुझे बेपनाह खौफ वहशत महसूस होती है और जिससे मैं बेपनाह नफरत करती हूँ, जबकि उस मनहूस गुड़िया के टूटने पर मेरा कोई कसूर भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो बुढ़िया मुझ पर चिल्लाई तो क्यों चिल्लाई? मार्गरीटा ने नफरत और गुस्से से चीखते हुए वो गुड़िया भी फर्श पर दे मारी, जो फर्श पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। मैं पूछती हूँ क्यों किया उसने ऐसा? मार्गरीटा तो गुस्से से चिल्ला रही थी, उस पर जुनून तारी होने लगा। क्यों किया उस बुढ़िया ने मेरे साथ ऐसा?
वो पागलों की तरह चिल्लाती हुई एक एक गुड़िया को फर्श पर फेंकती जा रही थी। इसी अवस्था में मोहम्मद जोड़ा कमरे में दाखिल हुआ। वो शायद फिल्म देखकर लौट आए थे और गालिबन मार्गरीटा के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर यहाँ आए थे। उन्होंने जो मार्गरीटा को गुड़ियों को तोड़ते देखा तो मोहम्मद खातून गमो गुस्से से हलक फाड़ कर चिल्लाई, अरे ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मोहम्मद जोड़े के यूं अचानक चले आने से मार्गरीटा बिल्कुल भी नहीं घबराई, गो के उसे उनके जल्द आ जाने की कतई कोई उम्मीद नहीं थी, मगर फिर भी उसके चेहरे पर शर्मिंदगी या फिर डर से सहमे होने के कोई आसार नहीं थे। गोया उसने जो किया था ठीक किया था, उसे अपने किए पर कोई निदामत नहीं थी। होती भी कैसे? मोहम्मद खातून ने कौन सा महज एक गुड़िया की खातिर उसे जलील करने से पहले कुछ सोचा था? लिहाजा वो बड़ी सफाकी के साथ दोनों के सामने मुतमईन खड़ी थी। मोहम्मद खातून ने मार्गरीटा को निहायत गैरहालूद नजरों से घूरा और दूसरे ही लम्हे अपनी प्यारी गुड़ियों को देखा जो उसे इसी तरह अजीज थीं जिस तरह एक माँ को अपने बच्चे अजीज होते हैं। मोहम्मद खातून जज्बाती होकर फर्श पर बिखरी अपनी प्यारी गुड़ियों की जानिब लपकी और फर्श पर घुटने टेक कर गुड़ियों की किरचियां अपने गिर्द जमा करने लगी। मोहम्मद खातून की आंखों से आंसू रवां थे। उसके शोहर मिस्टर माइकल भी अपनी बेगम के बराबर बैठकर उन्हें दिलासे देने लगे। मोहम्मद खातून को इस हालत में देखकर मार्गरीटा को अनजानी खुशी महसूस हुई। उसने मोहम्मद खातून से अपनी बेइज्जती का अच्छा इंतकाम लिया था और उसको उसी हथियार से ठेस पहुंचाई थी जिसकी खातिर उसने मार्गरीटा को जलील किया था। चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं? क्यों किया तुमने ऐसा? मिस्टर माइकल सीधे साधे से शरीफ आदमी थे। वो अपने घर कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जो अपनी बीवी को शदीद गुस्से और नफरत में देखा तो फौरन से पेशतर मार्गरीटा को चले जाने के लिए कहा, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है लड़की, चली जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कदम भी मत रखना, आई समझ? अगर तुम दोबारा मुझे यहाँ नजर आई तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मिस्टर माइकल ने सख्त आवाज में कहा और साथ ही अपनी बेगम को समझाने लगे। मार्गरीटा ने नफरत से दोनों मियाँ बीवी की जानिब देखा और अपनी छोटी छोटी चीजें समेट कर मोहम्मद जोड़े के घर से चलती बनी। पहले उसके दिल में सिर्फ मोहम्मद खातून के लिए बुग़्ज़ था, मगर अब मिस्टर माइकल के लिए भी उसके दिल में नफरत पैदा हो गई थी। वो दोनों मियाँ बीवी से अपनी बेइज्जती का इससे भी बदतर बदला लेना चाहती थी। लिहाजा वो एक बार फिर शैतानी मंसूबा तरतीब देने लगी। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। गलियां सड़कें सुनसान और वीरान थीं। घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में एक ह्योला मतवातर अपनी मंजिल की जानिब चला जा रहा था। वो ह्योला न जाने कब से चल रहा था और अगले ही लम्हे वो ह्योला एक घर के सामने इस्ताता था। ह्योले ने एक नज़र एहतियातन इधर उधर देखा। हर तरफ हू का आलम था। चारों तरफ से मुतमईन होने के बाद वो ह्योला चलता हुआ घर के पिछली जानिब आया और घर के नीचे पड़े बेशुमार पत्थरों में से एक पत्थर के नीचे से चाबी उठाई और घर का पिछला दरवाज़ा खोलकर खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर भी मुकम्मल अंधेरे और खामोशी का राज था। वो ह्योला अंधेरे से बेनियाज दरवाज़ा बंद करके यूं आगे बढ़ गया जैसे उसे उस गहरे अंधेरे में भी दिन की रोशनी की तरह नजर आ रहा हो। शायद वो ह्योला घर के कोने कोने से अच्छी तरह वाकिफ था, जभी तो इस गुप अंधेरे में भी बगैर किसी रुकावट के किचन तक आ पहुंचा और किचन की शेल्फ से गोश्त काटने वाली बड़ी तेज धार छुरी उठा ली। उस तेज धार छुरी को देखकर उस ह्योले के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई और वो एक बार फिर अंधेरे को शिकस्त देता बासानी बेडरूम तक आया, जिसका दरवाज़ा उसने बगैर किसी आवाज़ के अंदर को धकेल दिया। दरवाजे के खुलते ही उस ह्योले को बेड पर दराज दो इंसानी जिस्म बेखबर सोते दिखाई दिए। वो ह्योला दबे कदमों कमरे के अंदर दाखिल हो गया और अगले ही लम्हे वो उन दोनों के सर पर सवाल था। अगले दिन सुबह का सूरज मिस्टर एंड मिसेस माइकल के लिए आफत नागहानी बनकर निकला। दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर मुर्दा पाए गए। दोनों को सबसे पहले इस हालत में देखने वाले उनके सबसे करीबी दोस्त मिस्टर जेरार्ड थे, जो अपनी फैमिली के साथ उस मोहम्मद जोड़े के घर चंद दिन रहने के लिए दूसरे शहर से आए थे। मगर जब कई बार बेल बजाने पर भी मोहम्मद जोड़े ने दरवाज़ा ना खोला तो उन्हें तशवीश लाहक हुई। वो अभी खड़े कुछ सोच ही रहे थे जब उनके सबसे छोटे बेटे ने उन्हें घर का पिछला दरवाज़ा खुला होने की इत्तला दी।
جب وہ اپنی فیملی سمیت پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی نہ ہو، کیونکہ دن دہاڑے گھر میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ مگر جب وہ گھر کے ہر کمرے سے ہونے کے بعد بیڈ روم میں داخل ہوئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ معمر جوڑے کی لاش بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ مسٹر جیرارڈ کی بیوی کی تو چیخ ہی نکل گئی، جبکہ چھوٹے معصوم بچے رونے لگے۔ مسٹر جیرارڈ نے فوراً سے پیشتر اپنی فیملی کو کمرے سے باہر نکالا اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس کا پورا عملہ اطلاع ملتے ہی زبردست ہوٹرز بجاتا ہوا جائے وقوع پر پہنچ گیا اور پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آس پاس کے پڑوسی دور ہی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور معمر جوڑے کے قتل پر اظہار افسوس کر رہے تھے۔ میڈیا والے بھی جائے وقوع پر موجود تھے اور اس قتل کی تمام تفصیل کو کوریج دے رہے تھے۔ پولیس نے باری باری سب کا بیان قلم بند کیا، جن میں مسٹر جیرارڈ کی فیملی کے علاوہ آس پاس کے کچھ پڑوسی بھی تھے۔ ان سب کے خیالات معمر جوڑے کے بارے میں اچھے تھے۔ اسی بھیڑ میں وہ دوشیزہ بھی موجود تھی جس نے خود کو معمر جوڑے کی ملازمہ کے طور پر پیش کیا۔ پولیس نے اس کا بیان بھی قلم بند کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں مسٹر اینڈ مسز مائیکل کے گھر کام کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت اچھے سے خیال کرتے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنے اچھے لوگوں کا بھلا کون دشمن ہو سکتا ہے۔ مجھے ان کی موت کا کس قدر دکھ ہے یہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ یوں سمجھ لیجئے میں نے بہت اچھے دوست کھو دیے ہیں۔ مارگریٹا یہ کہہ کر چپ ہو گئی، جبکہ پولیس والا متواتر سفید کاغذ پر کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں کہ کہیں اس قاتل نے مسز مائیکل کی قیمتی گڑیوں کو تو نقصان نہیں پہنچایا جنہیں وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتی تھی۔ پولیس افسر نے لکھتے ہوئے سر کو ہلکی سی ہاں میں جنبش دی اور مارگریٹا آہستگی سے آگے بڑھ گئی۔ مارگریٹا چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نے معمر جوڑے سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بہت اچھے اور صفائی سے لے لیا تھا، جس پر وہ بہت خوش تھی۔ رتی برابر بھی اس کے دل میں پچھتاوے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ گڑیوں کی وجہ سے اپنی بے عزتی پر اس کا انتقام اس حد تک جا چکا تھا کہ قتل جیسا گھناؤنا جرم کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو نہ کانپے اور نہ ہی اس کے ضمیر نے اسے خبردار کیا۔ وہ ایک دم مطمئن اور پرسکون تھی، گویا اس نے دنیا فتح کر لی ہو۔ جس دن مسٹر مائیکل نے غصے سے مارگریٹا کو گھر سے چلتا کر دیا تھا، اسی دن سے مارگریٹا نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت معمر جوڑے کو سبق سکھا کر رہے گی، بے شک اس کا انجام ان کی موت ہی کیوں نہ ہو۔ اسے نوکری سے نکالا گیا تھا تو کیا وہ ان کی پوجا کرتی؟ مارگریٹا نفرت اور انتقام میں اتنا آگے جا چکی تھی کہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک ملازمہ ہے اور ہر مالک کو اپنی چیز نوکروں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ خیر، اب تو معمر جوڑا مر چکا تھا اور مارگریٹا کو سکون میسر آ گیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کمرے میں آئی جہاں معمر خاتون کی بے شمار گڑیاں آویزاں تھیں۔ مارگریٹا نے موجود گڑیوں میں سے وہی بولتی گڑیا اٹھائی جس کی پشت پر بٹن تھا۔ مارگریٹا نے بٹن دبایا تو گڑیا میں حرکت ہوئی اور گول مٹول نیلی آنکھیں اوپر سے نیچے گھومنے لگیں۔ ہیلو، گڑیا یہ کہہ کر ساکت ہو گئی۔ مارگریٹا نے ایک بار پھر بٹن دبایا تو گڑیا میں ایک بار پھر سے جنبش ہوئی اور وہ بولی، تم نے میری ماما کو کیوں مار دیا؟ حیرت انگیز الفاظ مارگریٹا کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ وحشت زدہ ہو کر بے یقین نظروں سے گڑیا کو دیکھنے لگی۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ کہ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ تم نے میری ماما کو کیوں مارا؟ گڑیا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مارگریٹا حواس باختہ ہو گئی۔ خوف کی سرد لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر منو ہتھوڑے برسا دیے ہوں۔ وہ گڑیا کو عجیب انداز میں ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب خوف مارگریٹا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر گڑیا کے پشت پر لگے بٹن کو بس دباتی چلی گئی، جبکہ گڑیا کے منہ سے نکلا ہر لفظ مارگریٹا کو جھنجھوڑتا چلا گیا۔ تم نے میری ماما کو کیوں مارا؟ وہ بہت اچھی ماما تھیں، مجھے ان سے بہت پیار تھا۔ کیوں مارا تم نے میری ماما کو؟ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ہمیں ہی بچہ سمجھتی تھیں اور وہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھیں۔ میری ماما کو تم نے کیوں مار دیا؟
अचानक मार्गरीटा ने बटन दबाना बंद कर दिया, जिसके साथ ही वो गुड़िया भी साकित तो जामिद हो गई। मार्गरीटा ने गौर से गुड़िया की आंखों में झांका। जब ही वो गुड़िया मार्गरीटा के बटन दबाने पर फिर पूरी कुव्वत से चिल्लाई, क्यों मारा तुमने मेरी मामा को? बेइख्तियार मार्गरीटा के हाथों से वो गुड़िया गिरकर फर्श पर जा गिरी और हवास बाख्ता मार्गरीटा कमरे से बाहर को दौड़ी। वो पागलों की तरह भागती हुई घर से बाहर निकली और पुलिस और दीगर लोगों के हजूम को चीरती हुई आगे को भागती चली गई। अगले दिन मार्गरीटा अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गई। उसकी बाहों में वही सुनहरे बालों वाली और नीली आंखों वाली बोलती गुड़िया मौजूद थी। तफ्तीश के दौरान एक जवान साल पुलिस ऑफिसर ने मरहूम मार्गरीटा की बाहों से उस बोलती गुड़िया को उठाया और यूं ही उसे उलट पलट कर देखने लगा तो उसकी नज़र गुड़िया की पुश्त पर लगे बटन पर गई तो उसने यूं ही वो बटन दबा दिया, जिसके साथ ही सुनहरे बालों वाली गुड़िया में हरकत हुई और वो बोलती चली गई, इसी ने मेरी मामा को मारा था, इसी ने मेरी मामा को मारा था, मैंने अपना बदला ले लिया, मैंने इसको मार दिया, इसने मेरी मामा को मारा था। पुलिस वाला हैरतनाक अंदाज से गुड़िया को बोलता हुआ देख रहा था और फिर अचानक गुड़िया खुद ब खुद उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गई और किरचियों में तब्दील हो गई।